वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। हाँ, यही तो है। उन्होंने स्वयं ही अपना ये चित्र बनाया था। उनकी सारी संग्रहित दुर्लभ वस्तुएं मेरे पास सुरक्षित हैं। उन्हीं में से ये चित्र भी है। आपको 2-3 चित्र और दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको घोर आश्चर्य होगा। ये कहकर तांबड़े महाशय ने फिर से संदूक खोला और उसमें से चित्रों का एक पुलिंदा निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। वे चित्र भी काफी जीर्ण शीर्ण थे। मैं खोलकर देखने लगा। पहले चित्र में एक काफी लंबा चौड़ा मैदान था। मैदान के चारों ओर एक इमारत बनी थी। आकाश में एक विमान उड़ रहा था और एक विमान इमारत के पास मैदान में था। यह चित्र 400 वर्ष पुराना था, मगर चित्र में जो विमान थे वो बिल्कुल आधुनिक थे। मुझे यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ। मैंने संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या आपको यह चित्र बनावटी नहीं मालूम पड़ता? कागज पुराना है, जीर्ण शीर्ण भी है, चित्र भी 400 वर्ष पूर्व का ही होगा, मगर आज के हवाई जहाजों जैसा ये चित्र बना कैसे? विमान शास्त्र में विमानों का पौराणिक वर्णन तो मैंने पढ़ा है, पर उस वर्णन पर आधारित विमान आधुनिक विमानों से तो भिन्न होते थे। ये आजकल के विमान इस चित्र में अंकित कैसे हुए? तांबड़े महाशय ने कहा, आपको यही शंका है ना कि इन चित्रों के कागज पुराने हैं किंतु चित्र नहीं, पर यह एकदम असंभव है। ये कागज परंपरागत रूप से पिता से पुत्रों के हाथों में आए हैं। इनकी एक लंबी सूची भी है मेरे परदादा के दादा के समय की। मैं आपको वह सूची भी दिखा सकता हूं अगर आप चाहें तो। इसीलिए यह चित्र जाली है यह मानना बहुत ही कठिन है, पर अगर इसे एक तरफ रख भी दें तो भी अभी आपने बाकी चित्रों को देखा नहीं है। उन्हें देखिए और तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि उनकी क्या व्याख्या हो सकती है। मैंने दूसरा चित्र देखा। आधुनिक महायुद्ध का दृश्य था। भयंकर हृदय विदारक दृश्य। तांबड़े महाशय ने बताया, यह तीसरे महायुद्ध का दृश्य है। कल्पना भी नहीं की जा सकती ऐसे महायुद्ध की, मगर होगा अवश्य यह तीसरा महायुद्ध। मैं जानता हूं। अब जरा यह चित्र देखिए। तीसरे चित्र को देखते ही आश्चर्य के मारे मैं स्तब्ध रह गया। हे भगवान, क्या देख रहा था उस चित्र में मैं? उसका कागज भी जीर्ण था, रंग भी फीका था, पर वो चित्र अभी 1 माह पहले के प्रसंग का और मेरा ही था। अमावस की रात को बाहर खड़ा मैं अंदर का दृश्य देख रहा था। ये उसी प्रसंग का चित्र था। अमावस की रात को गहरा अंधकार था। कपालिक मठ की उस रहस्यमय खिड़की से छन कर रोशनी मेरे ऊपर आ रही थी। मैं अपने हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिए हुए था। मेरे चेहरे पर भय और विस्मय के भाव थे। आंखें विस्फारित थीं। होठ चीखने की मुद्रा में खुले हुए थे। उस वक्त का यह एकदम सही चित्र था। कहीं कोई भ्रम नहीं था। अविश्वास करने का तो सवाल ही नहीं होता। मैंने आस्फुट स्वर में कहा, यह चित्र तो मेरा अपना ही है, 1 महीने पहले का, पर यह संभव कैसे हुआ? संभव होना आसान है। मेरे पितामह के परदादा श्री वेणी माधव तांबड़े ने आपको इसी रूप में देखा होगा। क्या कहा? उत्तर में समझाते हुए तांबड़े महाशय ने बतलाया, जिस व्यक्ति ने कमरे के भीतर से आपको घूर कर देखा था वो वेणी माधव जी ही थे।
उनके साथ जो लोग हवन कुंड के पास बैठे थे वो उनके सहयोगी थे। बाद में आपने एक और व्यक्ति को देखा होगा, कपालिक सन्यासी के भेष में। हाँ, देखा था मैंने। कौन था वो जटाजूटधारी भयानक सन्यासी? वो थे वेड़ी माधव जी के कपालिक गुरु, स्वामी प्रज्ञानंद कपालिक। क्या मैं एक बात और पूछ सकता हूं? पूछिए। बिल्कुल। उस यज्ञ भूमि में वो नग्न युवती कौन थी? मेरी बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए तामड़े महाशय मौन साध गए, फिर बोले, वो कपालिनी थी, भयंकर कपालिनी। उसी का आश्रय लेकर, उसी के माध्यम से स्वामी प्रज्ञानंद कपालिक ने रसायन विद्या में सिद्धि लाभ किया था। थोड़ा रुककर तामड़े महाशय ने आगे कहना शुरू किया। आपने 400 वर्ष पूर्व का दृश्य देखा था, मगर इस समय कपालिनी की आयु कम से कम 500 वर्ष होगी। वो मरकर भी जीवित है, उसकी आयु अक्षुण्ण है। कालजयी है वो कपालिनी। वो विभिन्न रूपों में और विभिन्न परिवेशों में भ्रमण करती है। उसी की अगोचर सहायता से, उसी के अदृश्य निर्देशन व मार्गदर्शन में मैं स्वयं पिछले 45 साल से रसायन विद्या और काष्ठ औषधि तंत्र में शोध और अन्वेषण का कार्य कर रहा हूं। तामड़े की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या इस समय भी वो कपालिनी किसी भेष में, किसी स्थान पर, किसी और रूप में होगी? हाँ है, बिल्कुल है। मगर पहले आप सिद्धांत को समझिए। पहले यह बताइए कि जो शीशा कुछ विशेष प्रकार का है, उस पर आपकी नजर पड़ी या नहीं? हाँ, वो तो देखा था मैंने। पत्थर के टुकड़े से उस पर काफी प्रहार भी किया, पर वो टूटा ही नहीं। आप ठीक कहते हैं। मैं तो हथौड़े चलाकर भी देख चुका हूं, पर शीशे को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंची। मैं अनेक विशेषज्ञों को भी वो शीशा दिखा चुका हूं, पर कोई नहीं बता पाया कि उसे कैसे तैयार किया गया होगा। मैंने अभी जो चित्र आपको दिखाया है, उनमें और उस शीशे में कोई संबंध हो सकता है। शायद इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी, पर आपने मुझे अपनी कथा सुनाई और उस घटना का वर्णन किया तो मैं एकदम चौंक पड़ा। आपका और 1 महीने पहले के उस प्रसंग का एक चित्र है। यह बात ध्यान में आते ही उस शीशे का एक गुण, वो मेरी समझ में बिल्कुल साफ साफ आ गया। कैसा गुण? तामड़े महाशय ने कहा। अरे, आपकी समझ में नहीं आया? जरा सोचिए। आपका चित्र जो इस प्राचीन जीर्ण कागज में अंकित है, इसे श्री वेड़ी माधव जी ने अब से 400 साल पहले बनाया था। इसका मतलब है कि उस शीशे में उन्हें भविष्य नजर आया था। है? क्या कहा आपने? मैंने मूर्खों की तरह तामड़े जी की ओर ताकते हुए सवाल किया। हां, मैंने सही कहा। और जो कुछ आपने देखा था वो 400 साल पहले यानी अतीत का दृश्य था। यानी मुझे उस शीशे में भूतकाल नजर आया था। हां, वो शीशा पारदर्शक ही नहीं, कालदर्शक भी है। उस शीशे के दोनों तरफ 2 काल प्रत्यक्ष नजर आते हैं। बाहर से देखने पर भूतकाल और अंदर से देखने पर भविष्यकाल। जैसे बाहर से आदमी 400 वर्ष का भूतकाल देख सकता है, उसी प्रकार भीतर से वो 400 वर्ष का भविष्य भी देख सकता है। ये बात इतनी विलक्षण, इतनी अविश्वसनीय थी कि सुनकर ही मैं काफी देर तक खामोश बैठा रहा, उसी पर विचार करता रहा। ना टूटने वाला शीशा, कालदर्शक शीशा, एक तरफ से भूतकाल, दूसरी तरफ से भविष्य। हे भगवान, यह सत्य कितना विलक्षण और अविश्वसनीय है। मेरा विश्वास प्रकट करने के लिए कोई भी आश्चर्यजनक शब्द कहना काफी आसान था, पर इसकी वास्तविकता और उसकी वास्तविक अनुभूति बड़े ही अजीबोगरीब थी। तामड़े महाशय ने आगे कहा, एक काल से दूसरे काल में जाने और वहां का दृश्य देखने की बात कोई नई नहीं है। मैंने कहा, केवल दूसरे काल में पहुंचना ही नहीं, उसमें देखे गए दृश्य को ठीक ठाक अंकित कर देना कमाल है। तामड़े जी ने कहा, पर इसमें नवीनता क्या है? दूसरों के मन में प्रवेश करके उसके मन की बात को जान लेने की विस्मयजनक परंतु प्रत्यक्ष घटनाएं आपने भी तो देखी सुनी होंगी।
जी नहीं, योगी मन में प्रवेश कर सकते हैं ये तो मैंने सुना है, पर वे दूसरे के मन में अंकित छवि ज्यों की त्यों अंकित कर सकते हैं ये मैंने कभी नहीं सुना। तामड़े महाशय ने कहा, पर ऐसा होता तो है, और अब भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। आपने नासिक के गजानन महाराज गुप्ते का चरित्र पढ़ा है या नहीं? उसी में वर्णित मैं एक घटना आपको सुनाता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। गजानन महाराज के एक भक्त थे, नाम था त्र्यंबक गांवकर। वे फोटोग्राफर थे। एक बार उनके पास बंबई के एक ऑडिटर श्री अंबर भाड़खरे आए। खरे जी 1940 ईस्वी में अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए नासिक गए थे। उन्होंने अपनी माता का चित्र खींचा हुआ था जो उस समय उनके पास नहीं था। त्र्यंबक गांवकर के पास आकर उन्होंने एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि मैं एकाग्रचित होकर अपनी मां का ध्यान करता हूं। आप ध्यान लगाकर मेरे मन में प्रवेश करिए और मेरे ध्यान में मां की जो मूर्ति है उसे देखकर एक चित्र बना दीजिए। गांवकर ने यह बात मान ली। दोनों ही एक साथ आसनों पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। ध्यान से उठने के बाद ही गांवकर जी ने खरे जी की माता का चित्र बना दिया। आश्चर्य की बात थी कि वो चित्र हूबहू खरे जी की माता जी का ही था। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, यह तो बड़े कमाल की बात है। तांबड़े जी ने कहा, कमाल की बात तो भले ही हो, मगर है बिल्कुल सच। इस उदाहरण से यह बिल्कुल साफ है कि ध्यान की सहायता से दूसरों के मन में प्रवेश किया जा सकता है। और आपके 1 महीने पहले के अनुभव से यह भी स्पष्ट है कि उस विशिष्ट रासायनिक शीशे की सहायता से एक काल से दूसरे काल में भी जाया जा सकता है। मैंने कहा, यदि वो सिद्धांत सच है तो ऐसे कई उदाहरण सामने होने भी तो चाहिए। मेरे एक अकेले के अनुभव से किसी सिद्धांत पर पहुंचना अच्छी बात नहीं, ये न्याय उचित नहीं है। मेरा तर्क सुनकर तांबड़े महाशय प्रसन्न हो गए। वो बोले, इसी कार्य के लिए तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपने उस मठ में जैसी कपालिक हवन क्रिया देखी थी उसकी संपूर्ण विधि मेरे पास है। वेड़ी माधव जी की एक हस्तलिखित पुस्तक में मुझे वो विधि मिली थी। मैं उसी के अनुसार हवन करना चाहता हूं। बाप रे, एक अबोध बच्चे की बलि देकर? मैंने डरे हुए स्वर में पूछा। अरे नहीं, आप समझे नहीं, मुर्गे और बकरे की बलि देकर। उस पुस्तक में मुर्गे और बकरे की भी बलि देने का उल्लेख है। तांत्रिक क्रिया करने और बलि देने के उपरांत उस शीशे में से बाहर देखने पर भविष्य दर्शन हो जाएगा, ऐसा उस पुस्तक में वेड़ी माधव जी ने लिखा है। साथ ही यह भी लिखा है कि भविष्य दर्शन करने वाले को योग का अभ्यासी होना चाहिए। आपने तो योग साधना की ही है। मैंने सर हां में हिला दिया। तांबड़े जी ने आगे कहा, बस ठीक है, और क्या चाहिए? शायद यही कारण है कि आप बाहर से वो दृश्य देख पाए। यदि हमारा प्रयोग सफल हो गया तो विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखने का श्रेय यह सिर्फ हम दोनों को ही प्राप्त होगा। सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए हमेशा ही खतरा उठाया है मैंने। जो भी गूढ़ और रहस्यमय है उसके प्रति हमेशा से ही मुझ में गहरा आकर्षण रहा है। इसीलिए तांबड़े महाशय का प्रस्ताव स्वीकार कर कर मैंने कोई नया काम तो नहीं किया। उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते वक्त यदि मुझे जरा सा भी आभास होता कि मैं जीवन भर के लिए एक भयंकर विपत्ति मोल ले रहा हूं तो यकीन कीजिए मैं कभी भी तांबड़े महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। जिस समय मैंने सर हिलाकर तांबड़े महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार किया, शायद उसी क्षण में कहीं मेरी बदकिस्मती ने ठहाका लगाया जिसे मैं उस समय सुन नहीं पाया। उस रहस्यमय कपालिक मठ में जाने और वहां तांत्रिक प्रयोग करने का दिन और समय निश्चित हो गया। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष तांत्रिकों की आवश्यकता थी, मगर मैं इसके लिए जिन परिचित तांत्रिकों से मिला उनमें से कोई भी उस अघोरी मठ में और इतनी दूर उस निर्जन हिमप्रांत में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंत में मैं थक हार कर तारानाथ भट्टाचार्य से मिला। बनारस के कालीबाड़ी मोहल्ले में रहते थे उस समय भट्टाचार्य जी। सिद्ध अनुभवी तंत्र साधक थे। कई प्रकार की विलक्षण तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त थी उन्हें।
कई भयंकर और उग्र तांत्रिक प्रयोगों में भी आशातीत सफलता उन्होंने प्राप्त कर रखी थी। तंत्र की दिशा में एक प्रकार से वो मेरे गुरु थे और बड़े भाई जैसे भी। मैं उन्हें काफी सम्मान देता था और वे भी मेरी किसी बात को टालते नहीं थे। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि वो मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे। सांझ का समय था। प्रणामी की आवश्यकता को समझकर उसके लिए भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल मदिरा मैंने खरीद ली। उसे लेकर जब मैं तारानाथ भट्टाचार्य के यहां पहुंचा तो वे मां काली के सामने साधनारत थे। कुछ देर तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वे साधना से उठे तो दोनों पदार्थ उनके सामने रखकर शुरू से अंत तक मैंने सारी कथा उन्हें सुना डाली और अंत में कहा, आपको चलना ही पड़ेगा उस मठ में और वेड़ी माधव विशगरत्न महाशय की उस दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तक में उस वर्णित विधि के अनुसार तांत्रिक अनुष्ठान में मेरा सहयोग देना ही होगा आपको। मेरे प्रस्ताव को तारानाथ भट्टाचार्य ने स्वीकार तो कर लिया, मगर थोड़ा ठहर कर उन्होंने कहा, अनुष्ठान तो हो जाएगा मित्र, मैं चलने के लिए भी तैयार हूं, मगर मुझे भय इस बात का है कि वो कपालिनी कहीं कोई भयंकर उपद्रव न खड़ा कर दे यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम सब लोग निश्चय ही किसी भयानक विपत्ति में पड़ जाएंगे। कपालिनी के उग्र और भयानक स्वरूप से मैं परिचित था। तारानाथ जी की बात सुनकर मैं एक बार को तो सोच में पड़ गया। फिर बोला, वो कपालिनी किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करे और हम सब लोग किसी प्रकार की विपत्ति में ना पड़े, इसके लिए भी आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर तारानाथ भट्टाचार्य मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। मौनम स्वीकृति लक्षणम, यह समझकर मैं उठकर चला आया और आगे की तैयारियों में जुट गया। निश्चित समय पर जब मैं तांबड़े महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य को लेकर वहां पहुंचा, उस समय वातावरण में गहरी उदासी छाई हुई थी। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। दोपहर का ढलता हुआ सूरज अब अरुणाचल के उत्तुंग पर्वतों के पीछे छिप गया था। मठ के भीतर प्रवेश करते ही तांबड़े महाशय का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, मगर भट्टाचार्य जी एक बार को व्यग्र हो उठे। उनकी यह व्यग्रता कैसी थी, ये मैं समझ नहीं सका। उस समय उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की परेशानी की झलक थी। ऐसा लगा मानो वे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हों। मैंने एक बार उनकी ओर देखा, फिर हम दोनों एक साथ मठ की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मठ में स्थापित मां काली की उस भयंकर प्रतिमा को देखकर तारानाथ जी बोले, निश्चय ही यह प्रतिमा अघोर पंथियों और दुर्धर्ष कपालिकों के युग की है। इसे पंचमुंडी आसन पर स्थापित होना ही चाहिए। कमरे को साफ किया गया। मां काली की प्रतिमा को भी साफ करके गंगा जल और मदिरा से स्नान कराया गया। तांत्रिक अनुष्ठान में लगने वाली सारी वस्तुएं कमरे के एक कोने में ही रख दी थी मैंने। पशु को भी नहला धुला कर एक कोने में बांध दिया और फिर मैं स्वयं तैयार होने लगा। अमावस की वह काली रात पहले पशु की पूजा हुई। उसके सर पर लाल संदूर का टीका लगाया गया और गले में लाल पुष्पों की माला पहनाई गई और अंत में पिलाई गई उसे मदिरा। फिर खड़क की पूजा हुई। तत्पश्चात हवन प्रारंभ हुआ। जलते हुए हवन कुंड, उसमें पड़ने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं की गंध और तांत्रिक मंत्रों के गंभीर उद्घोष से कमरे में एक भयप्रद वातावरण की सृष्टि हो गई। होम समाप्त हुआ। तारानाथ जी ने मां काली की पूजा तांत्रिक विधि से की। पूजा समाप्त होते ही महामाया पराशक्ति काली की उस पाषाण प्रतिमा में एक अलौकिक अनिर्वचनीय तेज आ गया। दप दप कर जलने लगा मां का मुखमंडल। उसी के साथ कमरे का वातावरण भी रहस्यमय और बोझिल हो उठा। भट्टाचार्य जी के संकेत पर मैंने पशु को मां के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जान जाने की आशंका से उसके चेहरे पर जो करुणा आ गई और जिस तरह से वो मिमिया रहा था,
उसे देखकर एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे सारे शरीर में। अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे थे भट्टाचार्य महाशय। उसी समय तांबड़े महोदय ने बलि देने वाला खड़ग उठा लिया। दूसरे ही क्षण खच्च की एक आवाज हुई और साथ ही एक दर्दनाक चीख की भी। बलि हो गई थी। काफी दूर तक फर्श लाल हो गया था। भट्टाचार्य जी ने पशुमुंड को उठाकर मां के सामने रखा, उस पर कपूर जलाया, फिर मां को प्रणाम किया। उसी समय न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैंने दृष्टि घुमाकर खिड़की के उस पारदर्शक और त्रिकाल दर्शक शीशे की ओर देखा। हे भगवान, कौन कह सकता था कि वो अमावस की रात थी। खिड़की के बाहर तेज रोशनी थी, जैसे दिन ही दिन हो, और उस तेज रोशनी में मुझे बाहर थोड़े से फासले पर एक विस्तृत मैदान दिखलाई दिया। मैदान के एक ओर कई तोपें, जिनका मुंह आकाश की ओर था, एक कतार में रखी हुई थी, पर उन तोपों को दागने के लिए वहां कोई नहीं था। मगर कुछ ही पलों बाद वो तोपें स्वयं अपने आप ही आग उगलने लगी। उनमें से एक हरा धुआं निकलकर मैदान के चारों तरफ फैल गया। थोड़ी देर बाद ही मैदान के पास की ऊंची इमारतों में एक विस्फोट हुआ और आग तथा नीले रंग का धुआं आकाश में छा गया। तोपें शांत हुई, वो धुआं अदृश्य हुआ और उस मैदान में अंतरिक्ष से एक बड़ी सी वर्तुलाकार एक तश्तरी हिलती डोलती आती दिखाई पड़ी। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो एक उड़न तश्तरी है। नीले आसमान में लाल तारे जैसी दिखाई पड़ती वो उड़न तश्तरी, आप उसे चाहे तश्तरी कहें या वर्तुलाकार विमान, मैदान में वो उतर कर स्थिर हो गया। नीचे उतरकर उस वर्तुलाकार विमान का रंग बदल कर नीला हो गया। सामने की ओर अति तीव्र गति से एक पंखा चल रहा था, जिसमें से आग की हल्की हल्की लपटें हवा के साथ निकल रही थीं। अचानक उसका बगल का दरवाजा खुला और उसमें से जो निकला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। धरती पर मौजूद किसी भी जीवित प्राणी से उसकी कोई समानता न थी। कद्दू जैसा गोल और बड़ा समा था, काफी ऊंचा मस्तक, तीन तीन बड़ी आंखें, एक मस्तक पर और दो अगल बगल। नाक तो थी ही नहीं, एकदम सपाट था माथे के नीचे का हिस्सा। सिर्फ मुंह था और वो भी एक लंबा फांक जैसा। कानों की जगह दो ऊंचे गुमड़े से थे और उन्हीं के पास से 1.5 फुट लंबे बालों की जटाएं ऊपर की ओर निकली हुई थीं, किसी झींगुर की मूंछों की तरह। उसका गला तो था ही नहीं, गले की जगह एक हाथ था। उसके अगल बगल हाथों के पंजों में 12-12 उंगलियां थीं और काफी लंबे लंबे नाखून थे। उस विलक्षण प्राणी के देह पर कपड़े थे या नहीं, या उसके शरीर का गठन ही ऐसा था, यह समझ पाना बहुत कठिन था। कारण यह था कि यदि वह कपड़े पहने था तो उसके कपड़े उसके बदन से एकदम चिपटे हुए थे। छाती और पेट का आकार नगाड़े जैसा था और 3 पैर थे उसके। पीछे के एक पैर पर खड़े होकर सामने के दोनों पैर उठाकर उसने एक छलांग ली तो 40-50 फुट का फासला पार कर लिया उसने। ऐसे ही कूदते हुए वो सारे मैदान को लगभग पार कर गया। उसके बाद वो सीधे मेरी तरफ आया। पहले 2 आंखों से वो मुझे ताकता रहा, फिर माथे पर का तीसरा नेत्र खुला उसका। अत्यंत तीव्र प्रकाश की एक किरण सी निकली और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तड़तड़ और झन्ने की आवाज हुई मेरे हाथों पैरों में और पेट में सुई भोंकने की सी पीड़ा हुई। चीख मारकर मैं जमीन पर लेट गया और इसी के साथ मुझ पर गहरी मूर्छा छा गई। उस बेहोशी की स्थिति में मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया, इसकी अपनी अलग कथा है। इसे मैं किसी दूसरी कहानी में सुनाऊंगा। जब मेरी बेहोशी दूर हुई और आंखें खुली तो मैंने अपने आप को गंगटोक के एक अस्पताल में पाया। मैं अस्पताल के एक कमरे में पलंग पर पड़ा था और मेरे निकट तांबड़े महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य के अलावा 2-3 सज्जन और बैठे हुए थे। मैं उन्हें नहीं पहचानता था,
बाद में पता चला कि वे लोग स्थानीय तांत्रिक थे और उन्हीं लोगों ने मेरा तांत्रिक उपचार किया था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, तांबड़े महाशय ने मृदु स्वर में कहा, शर्मा जी, कैसा लग रहा है अब आपको? ठीक हूं, यह कहकर मैंने फिर से आंखें मूंद ली। मुझे स्थान और काल का होश नहीं था। तांबड़े जी और तारानाथ यहां क्यों और मैं पलंग पर क्यों पड़ा हूं, ये बात तो पहले मुझे सूझी ही नहीं थी। फिर एकाएक याद आया और फिर सारी बातें एकाएक मानस पटल पर उभर गईं। मैं तकिए की टेक लगाकर उठ गया और पूछा, मैं यहां कब आया? तारानाथ जी ने तसल्ली देने के स्वर में कहा, अरे आहिस्ता शर्मा जी, जोर से हिलिए डुलिए मत। आपके घाव अच्छे हो रहे हैं, पर अभी आपको सावधान रहना चाहिए। पर उनके मना करने के बावजूद मैं उठ बैठा। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहां कब आया और कितने दिनों से हूं। तारानाथ जी ने कहा, 15 दिनों से। अमावस्या को हमने होम किया था। आज पूर्णिमा है। पूरे 15 दिन बेहोश रहे हैं आप। हे भगवान, ये मुझे हुआ क्या है? बताता हूं, पर अभी आप ये दवा ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। फिर मैं सब सुनाता हूं। वहां मौजूद तांत्रिकों के पूछने पर मैंने उस रात का देखा हुआ वो दृश्य ज्यों का त्यों सुना दिया। उस विलक्षण प्राणी के रूप रंग और उसके बाद की घटी घटना का भी मैंने विस्तार सहित वर्णन किया। मेरे ये सब सुना देने के बाद तांबड़े महाशय ने कहा, आपके चीख मारकर लुढ़कने के बाद ही तड़ाक फड़ाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा टूट गया। शीशे के वो टुकड़े आपके बदन में धंस गए थे और उन्हीं से आपको ये चोटें आई हैं। मैंने पूछा, अच्छा, चलो कम से कम वो खिड़की टूटी तो। उस शीशे का विश्लेषण कराया आप लोगों ने? तांबड़े जी ने कहा, नहीं, करा ही नहीं पाए, क्योंकि शीशे का एक भी टुकड़ा हमें वहां मिला ही नहीं। मतलब ये कैसे हो सकता है? शीशा टूटा और कांच का एक टुकड़ा नहीं? हां, बात तो ऐसी ही है। और उस खिड़की का शीशा भी अब अदृश्य हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि देखने पर वो खिड़की खाली नजर आती है, शीशा नहीं दिखता उसमें। पर खिड़की से कोई चीज बाहर फेंके तो वो उसी अदृश्य शीशे से टकराकर अंदर गिर पड़ती है। मैंने कहा, यानी वो शीशा अब भी नहीं टूटा? नहीं, कुछ भाग टूटा तो अवश्य है। मैंने एक लकड़ी उस अदृश्य शीशे पर फेंक कर देखी तो मुझे पता चला कि हाथ के नीचे की तरफ का शीशा फूट गया है। उस जगह लकड़ी आर पार चली गई थी। इस शीशे का पिछला हिस्सा दिखता ही नहीं, पर है अपनी जगह पर ही। ओह, तो अब रहस्य और भी गंभीर हो गया है। इस पर तांबड़े जी ने कहा, हां, कह भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे मुझे एक बात सूझी है। सब लोगों ने उत्सुकतावश पूछा। तांबड़े जी ने कहा, शर्मा जी ने जो दृश्य देखा है उसका क्या अर्थ लगाते हैं आप सब लोग? जब इसका समाधान किसी ने नहीं किया तो तांबड़े ने स्वयं कहा, वो 400 साल बाद का दृश्य होना चाहिए। तब तक अरुणाचल के उस क्षेत्र में शायद कई मील लंबा चौड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा और किसी सुदूर नक्षत्र से आए हुए विमान शायद हमला करेंगे। मैंने चौंकते हुए कहा, नक्षत्र लोक से आए हुए? तांबड़े जी ने कहा, हां, मेरा ख्याल तो कुछ ऐसा ही है। वो गोलाकार विमान किसी नक्षत्र लोक का ही तो हो सकता है। वो प्राणी भी नक्षत्र लोक का ही होगा। उसने हमला करके स्वतः स्वचालित तोपों से पहले विध्वंस किया, फिर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते करते उस प्राणी की नजर उस रहस्यमय खिड़की पर पड़ी। अब मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरी बात मानेंगे या नहीं। उसके माथे पर आंख की तरह जो अस्त्र था, उसी से उसने वो अभेद्य खिड़की तोड़ दी है, शायद। मैंने पूछा, पर खिड़की का वो शीशा कहां गया? वो अदृश्य कैसे हो गया? तांबड़े जी ने कहा, उसकी एक व्याख्या है मेरे पास। वो शीशा टूटा कैसे ये बताना कठिन है, पर किसी भी तरह से भविष्य में वो शीशा फिर से नजर आने लगेगा। उस विलक्षण प्राणी ने शीशा तोड़ तो डाला, पर वह फूटा है भविष्य में,
वर्तमान में नहीं। इसीलिए भविष्य में जब कभी वो शीशा फूटेगा, उसी समय उसके टुकड़े भी आसपास मिलेंगे। शीशे के टुकड़े टूटकर बिखरे तो हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में। इसीलिए अभी वो टुकड़े हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। शीशा फूट गया है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता, लेकिन चूंकि वो भविष्य में फूटा है, इसीलिए वर्तमान में उसका अस्तित्व अब भी है। तांबड़े महाशय क्या कहना चाहते थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, पर उनके इस स्पष्टीकरण के अलावा कोई और कैफियत है भी नहीं। एक तरह से तो यह प्रसंग समाप्त हो गया था, पर मेरे सामने इसका और भी भयानक रूप आया। मैंने तांबड़े महाशय को वो सब बातें सुनाई जिन्हें मैंने 15 दिनों की बेहोशी की स्थिति में देखा, सुना और अनुभव किया था। उसे सुनकर तांबड़े महाशय ने सौजन्यवश सहमति सूचक सर तो हिलाया, पर उनकी मुद्रा से मैं यह समझ गया कि उन्हें मेरी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ था। दूसरे दिन मैं वापस बनारस आ गया। मेरे साथ तांबड़े जी और तारानाथ जी भी लौट आए। घर आकर मैं नहाने गया और नहाकर कपड़े बदलकर बाल ठीक करने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ। मैंने आईने में जो देखा, मैं डर से कांप उठा। ये था क्या? उसी दिन शाम के समय मैं तारानाथ जी से मिलने कालीबाड़ी गया और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। मैं फिर कमीज उतार कर उनके सामने खड़ा हो गया। तारानाथ जी आंखें फाड़कर मुंह बाए भाई और चकित दृष्टि से मेरी ओर ताकते रह गए। गले से लेकर कमर तक का मेरा शरीर बिल्कुल पारदर्शक हो गया था और इतने हिस्से के भीतर का सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। तारानाथ सब कुछ देखकर बोले, आपके शरीर में शीशे का जहर फैल गया है। निश्चय ही उसी के फलस्वरूप शरीर का इतना भाग पारदर्शक हो गया है। आपको शीघ्र ही स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिलना चाहिए। वे ही इसका यौगिक उपचार कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी नहीं करी तो फिर। मैं उसी दिन स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिला। उन दिनों भाग्यवश बनारस में ही थे वो। सारी बातें सुनकर और मेरे पारदर्शक अंगों को देखकर स्वामी जी अत्यधिक गंभीर हो गए। आश्चर्य की बात तो यह थी कि तारानाथ जी और स्वामी जी के अलावा कोई और व्यक्ति मेरे शरीर के उस पारदर्शक भाग को देख नहीं पाता था। मैं भी तभी उस पारदर्शक भाग को देख सकता था जब मैं किसी बड़े आईने के सामने होता था। पूरे 2 महीने के योगाभ्यास के बाद मेरे शरीर का वो भाग ठीक हुआ, मगर तब भी शायद मेरा पीछा नहीं छूटा था। अभी तो मुझे बहुत कुछ झेलना था। एक दिन जब मैं नित्य की भांति नहा धोकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो डर के मारे मेरी घिघी बंध गई। मैंने आईने में देखा कि मेरे पीछे उसी कपालिनी की स्याह छाया करती खड़ी थी। वो दृश्य बेहद भयानक था। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या सोचते? उस भयानक कपालिनी को देखकर कि आपकी आंखें विस्फारित ना हो जाती और चेहरा पीला ना पड़ जाता, आपके दिल की धड़कन भी तेज हो जाती और गहरा धक्का लगने के कारण आप भी कांपने ना लगते। मुझ पर भी ऐसा ही असर हुआ। इस विलक्षण दृश्य के सदमे से मैं धम्म से नीचे बैठ गया और दुख और व्याकुलता के उद्रेक से रोने लगा। मैं उस दिन खुलकर फूट फूट कर रोया था। मैं ज्यादा क्या कहूं, इन तमाम घटनाओं को घटते हुए 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तब से लेकर आज तक उस कपालिनी की छायाकृति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो वो बिल्कुल साफ साफ मुझे अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है। मेरे संपूर्ण जीवन के कण कण में उस भयंकर कपालिनी का अस्तित्व छा गया है। कभी कभी तो उसके तामसिक प्रभाव से मेरा मस्तिष्क भी उद्भ्रांत उठता है। पागलों जैसी स्थिति हो जाती है मेरी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उस कपालिनी ने मुझे कोई लाभ भी पहुंचाया है या नहीं। मैं बस ये कहूंगा कि वो मेरे साथ हर असंभव और हर असाध्य कार्य को संभव और साध्य करने की दिशा में मेरी सहायता को हमेशा तैयार रहती है। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता
क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे इसके लिए काफी भारी मूल्य कभी न कभी तो चुकाना ही पड़ेगा।